हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करेंगे पिछले अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था, राजकोषीय घाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये सरकार के कुल व्यय और उसके कुल राजस्व उधार को छोड़कर के बीच का अंतर है। और दूसरा कथन, इसे देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। आपको बताना था कि इनमें से कौन से कथन सही है। ऑप्शन थे ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो सही जवाब था ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल जुलाई में भारत का राजकोषीय घाटा बढ़कर 6.06 लाख करोड़ रुपए हो गया। आपको बता दें कि राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उसके कुल राजस्व उधार को छोड़कर के बीच का अंतर होता है, इसलिए कथन एक सही है। ये एक संकेतक है जो दर्शाता है कि सरकार को अपने कार्यों को वित्त पोषित करने के लिए किस सीमा तक उधार लेना चाहिए। इसे देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, इसलिए कथन दो सही है। राजकोषीय घाटा तब उत्पन्न होता है जब किसी सरकार का व्यय किसी वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा उत्पन्न राजस्व से अधिक होता है। राजकोषीय घाटा पूंजीगत व्यय में बड़ी वृद्धि या राजस्व से उत्पन्न घाटे जैसी घटनाओं के कारण होता है। ये इस बात का संकेतक है कि सरकार अपने वित्त का प्रबंधन कितनी अच्छी तरह कर रही है। तो इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए अब आज के सेशन का पहला सवाल। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। और दूसरा कथन, उपराष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने सोवियत संघ में भारतीय राजदूत के रूप में कार्य किया। और तीसरा कथन, वो वर्ष 1961 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति चुने गए। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। तो उत्तर है ऑप्शन बी, केवल दो। आज देश भर में शिक्षक दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारत हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति, विद्वान, दार्शनिक और भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति थे। राधाकृष्णन 1952 में भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए और 1962 तक इस पद पर रहे, इसलिए कथन एक सही है। इससे पहले 1949 से 1952 तक वो सोवियत संघ में भारत के दूसरे राजदूत थे, इसलिए कथन दो भी सही है। वो 1962 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति चुने गए और 1967 तक इस पद पर कार्यरत रहे, इसलिए कथन तीन सही नहीं है। तो इस प्रकार केवल दो कथन ही सही हैं, इसलिए विकल्प भी सही उत्तर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में देखा गया भोरम देव वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना या फिर छत्तीसगढ़? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य के रूप में नामित करने की मांग की गई थी। आपको बता दें कि भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में स्थित है। इसका नाम अभयारण्य के पास 11वीं शताब्दी के प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर के नाम पर रखा गया है। इसकी सीमा मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के साथ लगती है, जो इसे मध्य भारत में बाघों का एक महत्वपूर्ण निवास स्थान बनाती है। ये वन्यजीव अभयारण्य फेन और संकरी नदियों का उद्गम स्थल है। इस अभयारण्य की विशेषता इसके हरे भरे जंगल, घुमावदार पहाड़ियां और सतपुड़ा पहाड़ियों की मैकाल श्रृंखला है, इसलिए विकल्प डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये एचआईवी, डेंगू और मलेरिया को हराने के लिए एक विश्वव्यापी कोष है। और दूसरा कथन, इसकी फंडिंग मुख्य रूप से निजी क्षेत्र से आती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में ग्लोबल फंड ने एचआईवी उपचार की कीमतों को कम करने के लिए एक सौदा हासिल किया। आपको बता दें कि ग्लोबल फंड एचआईवी, टीबी और मलेरिया को हराने और सभी के लिए एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं अधिक न्यायसंगत भविष्य सुनिश्चित करने के लिए एक विश्वव्यापी कोष है, इसलिए कथन एक सही है। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। इस पहल के लिए सरकारें, नागरिक समाज, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और निजी क्षेत्र फंडिंग कर रहे हैं। इसकी फंडिंग मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र से आती है और कुल फंडिंग का 92% दाता सरकारों से आता है, इसलिए कथन दो सही नहीं है। भारत 2006 में एक दाता के रूप में इस फंड में शामिल हुआ और 2023-25 को कवर करते हुए ग्लोबल फंड की 7वीं पुनः पूर्ति के लिए 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया। तो इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय जैव विविधता के संदर्भ में काकापो की IUCN स्थिति क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल या फिर इंडेंजर्ड?
तो जवाब होगा ऑप्शन ए क्रिटिकली एंडेंजर्ड। हाल ही में न्यूजीलैंड में संकटग्रस्त काकापो की जीन मैपिंग की गई। इस कदम से न्यूजीलैंड के दुर्लभ रात्रि तोते को जीवित रहने में मदद मिलेगी। काकापो असामान्य तोता है जो केवल एओटेरोआ न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ये एक बड़ा और रात्रिचर तोता है जिसका चेहरा पीला उल्लू जैसा होता है। ये पक्षी फंगल संक्रमण एस्परगिलोसिस जैसी बीमारियों से पीड़ित है। इसकी आयुसीन स्थिति गंभीर रूप से लुप्तप्राय यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला सवाल, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नीतियों पर राज्यों को सलाह देने के लिए स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। और दूसरा कथन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री इसकी आम सभा के अध्यक्ष पदेन होते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो सही विकल्प है विकल्प सी, एक और दो दोनों। हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया। आपको बता दें कि एनसीईआरटी भारत सरकार द्वारा 1961 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। ये स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता और सलाह देता है, इसलिए कथन एक सही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री इसकी आम सभा के अध्यक्ष पदेन होते हैं, इसलिए कथन दो भी सही है। इसका प्रमुख उद्देश्य स्कूली शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान करना, सहायता करना और समन्वय करना है। ये मॉडल पाठ्यपुस्तकें, पूरक सामग्री, समाचार पत्र, जर्नल और अन्य संबंधित साहित्य भी तैयार और प्रकाशित करता है। तो इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में देखी गई पुलिक्कली लोक कला किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर केरल? तो उत्तर है ऑप्शन डी, केरल। हाल ही में केरल में ओणम उत्सव के समापन के दौरान कलाकारों ने पुलिक्कली कला का प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पुलिक्कली टाइगर नृत्य केरल के लोक कला रूपों में से एक है। इस कला रूप में ओणम के चौथे दिन कलाकार अपने शरीर को पीले, लाल और काले रंग की धारियों से बाघ की तरह रंगते हैं और थाकिल, उडुक्कू एवं चेंडा जैसे पारंपरिक ताल वाद्य यंत्रों की लय पर नृत्य करते हैं। त्रिशूर जिले का स्वराज ग्राउंड इस कार्निवल की मेजबानी करता है, जिसमें लोग विभिन्न अद्वितीय रंगों और मुखौटों में दिखाई देते हैं, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल, मेनिंगोकोकल रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, ये एक वायरल बीमारी है। और कथन दो, इससे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली झिल्लियां सूज जाती हैं। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। हाल ही में सामने आए संयुक्त राज्य अमेरिका में मेनिंगोकोकस रोग के प्रकोप से जीवन के लिए खतरा हो सकता है। आपको बता दें कि मेनिंगोकोकस एक दुर्लभ लेकिन गंभीर जीवाणु संक्रमण है जो निसेरिया मेनिंगिटाइड्स नामक जीवाणु के कारण होता है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इससे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली झिल्लियां सूज जाती हैं, इसलिए कथन दो सही है। मेनिंगोकोकल संक्रमण के दो सबसे आम प्रकार मेनिंजाइटिस और सेप्टिसीमिया हैं। दोनों प्रकार के संक्रमण बहुत गंभीर हैं और कुछ ही घंटों में घातक हो सकते हैं, तो इस प्रकार विकल्प भी सही उत्तर है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला युग्म, शिव शक्ति बिंदु, वो बिंदु जहां चंद्रयान 3 रोवर ने चंद्रमा की सतह को स्पर्श किया। दूसरा युग्म, जवाहर स्थल, वो स्थान जहां 2019 में चंद्रयान 2 दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। और युग्म 3, तिरंगा, वो बिंदु जहां भारत के पहले चंद्र ऑर्बिटर मिशन चंद्रयान 1 के दौरान प्रोब चंद्रमा की सतह से टकराया। आपको बताना है कि इनमें से कितने युग्म सुमेलित हैं। केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या फिर कोई भी नहीं। तो सही उत्तर है विकल्प डी, कोई भी नहीं। हाल ही में इसरो के प्रमुख ने स्पष्ट किया कि चंद्रमा पर उतरने वाले स्थान का नाम शिव शक्ति रखने को लेकर कोई विवाद नहीं है। आपको बता दें कि शिव शक्ति वो बिंदु है जहां चंद्रयान 3 लैंडर ने चंद्रमा की सतह को छुआ, इसलिए युग्म एक सुमेलित नहीं है। वहीं तिरंगा पॉइंट वो स्थान है जहां 2019 में चंद्रयान 2 दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, इसलिए युग्म 2 भी सुमेलित नहीं है। जबकि जवाहर पॉइंट वो बिंदु है जहां भारत के पहले चंद्र ऑर्बिटर मिशन यानी चंद्रयान 1 के दौरान प्रोब चंद्रमा की सतह से टकराया था, इसलिए युग्म 3 भी सुमेलित नहीं है। इस प्रकार कोई भी युग्म सुमेलित नहीं है, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर हो जाता है। चलिए अब अगला सवाल देखेंगे। हाल ही में चर्चित कप्पा फाइकस शब्द किससे संबंधित है? विषाणु जनित रोग, आक्रामक समुद्री शैवाल, कॉटन बॉलवॉर्म, या फिर समुद्री सांप? तो जवाब है ऑप्शन बी, आक्रामक समुद्री शैवाल। हाल ही में तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी में एक आक्रामक समुद्री शैवाल कप्पा फाइकस का प्रकोप देखा गया। आपको बता दें कि कप्पा फाइकस लाल शैवाल की एक प्रजाति है।
ये प्रजाति पूर्वी अफ्रीका, इंडोनेशिया, मलेशिया, हेनान द्वीप, फिलीपींस और माइक्रोनेशिया के जल में पाई जाती है। कप्पा फाइकस का व्यावसायिक उत्पादन 1960 के दशक में फिलीपींस में शुरू हुआ, जो इस प्रजाति की मूल भूमि है। इस आक्रामक प्रजाति ने हवाई में नारियल द्वीप, वेनेजुएला में क्यूबागुआ द्वीप, तंजानिया में जांजिबार और पनामा एवं कोस्टारिका में अल्मीरांटे तथा क्रिस्टोबल को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। एक बार जब ये खुद को मजबूती से स्थापित कर लेती है तो कोरल को नुकसान पहुंचाए बिना इसे अलग करना संभव है, इसलिए विकल्प भी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। 1. शहरीकरण, 2. ढांचागत विकास, 3. मोनोकल्चर और 4. पर्यावरण प्रदूषक। आपको बताना है कि इनमें से कितने कारक भारत में पक्षियों की गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं। ऑप्शंस है ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3 या फिर डी सभी 4। तो जवाब होगा ऑप्शन डी सभी 4। हाल ही में लगभग 30,000 पक्षी प्रेमियों के आंकड़ों पर आधारित एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बड़ी संख्या में पक्षी प्रजातियां या तो वर्तमान में घट रही हैं या लंबी अवधि में घटने का अनुमान है। मूल्यांकन की गई 942 पक्षी प्रजातियों में से 142 कम हो रही हैं और केवल 28 बढ़ रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार रैप्टर, प्रवासी समुद्री पक्षी और बत्तखों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट आई है, जबकि खुले पारिस्थितिकी तंत्र, नदियों और तटों जैसे आवासों में रहने वाले पक्षी सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इनकी गिरावट के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में शामिल है शहरीकरण, ढांचागत विकास, पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, मोनोकल्चर, ऊर्जा अवसंरचना आदि। तो इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर है। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में चर्चित डिजिटल सेवा अधिनियम या डीएसए किससे संबंधित है? ऑप्शंस है ए भारत, बी अमेरिका, सी यूरोपियन यूनियन या फिर डी अफ्रीकी यूनियन। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में इस क्वेश्चन के आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।